हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह हम लोग आज भी करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम के लिए 30 जीके के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। तो आज की क्लास में 30 लगभग प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न है कि किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो देखिए, बीमारियों का उपचार हो, वशीकरण हो, जादू टोना, भूत प्रेत बाधा और विभिन्न प्रकार की औषधियों का जो वर्णन है वो किस में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। तो अथर्ववेद में क्या किया गया है? औषधियों का वर्णन। अ से अथर्ववेद, आ से औषधि। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि औषधियों का वर्णन कहाँ किया गया? अथर्ववेद में किया गया। प्रश्न नंबर 2 है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था और कहाँ की? अहमदनगर की। रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी या फिर रजिया सुल्तान? तो देखिए, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी कि अहमदनगर की जो चांद बीबी, रानी चांद बीबी थी, उन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अगला है प्रश्न नंबर 3, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की? 12वीं, 18वीं, 13वीं या फिर 15वीं? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? 15वीं शताब्दी में की थी। उनका जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म में गुरु नानक देव सहित कुल कितने गुरु हुए? कुल 10 गुरु हुए और जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु नानक देव ने मानवता और लोगों की सेवा का उपदेश दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 4 कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? क्या पूछा जा रहा है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था जो कि कब हुआ? 14 जनवरी सन 1761 में हुआ। कब हुआ? सन 1761 में हुआ और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस युद्ध में मराठों की पराजय के उपरांत उत्तर भारत पर उनके नियंत्रण की आकांक्षा समाप्त हो गई और अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? वो अफगानिस्तान का शासक था। और पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल शासक जो है शाह आलम द्वितीय था। यानी जो पानीपत का युद्ध चल रहा था तो तीसरे युद्ध के दौरान जो मुगल शासक कौन था उस टाइम? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया? मराठों ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? विजयनगर, काकती, संगम या बहमनी? तो देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। तो पांचवें में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 6 कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या फिर राजा राममोहन राय? तो देखिए, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय जो नव जागृति का जनक माना जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम नेता कह सकते हैं, नव जागरण का दूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और भारत में सुधार आंदोलन जो भी आंदोलन थे उनका प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा, धार्मिक आडंबर का विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और इन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत भी की थी। तो आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि सिपाही विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ? आगरा, मेरठ, लखनऊ या अलीगढ़? तो कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में शुरू हुआ था। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? अब पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से किसका नाम संबंधित नहीं है? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अशफाक उल्ला खान
या फिर रानी लक्ष्मीबाई? तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में कौन है? अशफाक उल्ला खां। ये जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब माना जाता है? 1857 का माना जाता है। तो जो तात्या टोपे हैं, बहादुर शाह जफर हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब का संबंध है। लेकिन इन अशफाक उल्ला खां का संबंध कब से है? काकोरी कांड से माना जाता है, जब जो कि कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो 8 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खान। प्रश्न नंबर 9 है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई? 1857, 1858, 1859 या फिर 1856 में? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1858 को उन्होंने शहीद हो गई थी वो। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए वो की गई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका जो शॉर्ट में नाम क्या है? ए.ओ. ह्यूम है। तो 10 में आपका क्या सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अल्फांसो किस फल की किस्म है? अंगूर, आम, केला या सेब? देखिए प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है कि अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो देखिए अल्फांसो किस्म होती है आम की। ठीक है, भारत का सबसे विशेष किस्म का आम है और महाराष्ट्र में इस आम को क्या कहते हैं? हापुस। कर्नाटक में कहते हैं आपुस, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? हापुस। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। महाराष्ट्र में कह रहे हैं हापुस और कर्नाटक में क्या कह रहे हैं? आपुस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या सही? 11 में ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गोवा? तो 12 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन भारत में क्या होता है? अपतटीय क्षेत्र यानी बॉम्बे हाई में होता है और दूसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है कि डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ये प्रश्न देखिए कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि काकापारा परमाणु स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के सूरत में स्थित है और यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। ये दोनों रिएक्टर दाबित भारी जल आधारित रिएक्टर हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है जो मणिपुर में स्थित है? कौन सी झील है वो? लोकटक झील है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? तो इसका क्या नाम है? टेली लॉ। क्या नाम है इसका? टेली लॉ है। देखिए केंद्र सरकार द्वारा टेली लॉ नामक सेवा का प्रारंभ किया गया जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी स्तर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। ये सेवा क्या है? डिजिटल इंडिया की राह पर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह ऑनलाइन कानूनी सलाह सेवा के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न नंबर 17 कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की शुरुआत कब की गई? प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब की गई? 1 जुलाई 2017 में की गई थी। ठीक है, 17 में क्या सही? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, 18 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 19 है कि बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधन को क्या नाम दिया गया? देखिए जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में प्रश्न है तो इन्हें क्या नाम दिया गया? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग।
19 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी? किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? देखिए, कृषि और सिंचाई को ध्यान में रखकर वर्ष 2015 में भारत सरकार ने कृषि और सिंचाई के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना है, और इस योजना के साथ ही एक टैगलाइन भी जुड़ी हुई है कि हर खेत में पानी। ये आप याद रखिएगा, इसकी टैगलाइन क्या है? हर खेत में पानी। और ये इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, प्रश्न पूछा जा सकता है इस टैगलाइन से रिलेटेड भी। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आर के त्रिवेदी, टी एन सेशन, कल्याण सुंदरम या सुकुमार सेन? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, इस पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे, और उनकी सेवाओं के लिए वर्ष 1994 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 22 है, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय यानी MOP ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। क्या वजह है? देखिए, डिजिटल करने और उनके कार्य को कागज रहित करने के लिए, कि चीजों को डिजिटल कर दिया जाए और कागज रहित काम हो। अगला है प्रश्न नंबर 23, पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वप्रथम और देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोड भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। कौन सा है? तो वो है आपका मद्रास उच्च न्यायालय। इसमें अप्रैल 2018 में ई कोड शुल्क भुगतान सुविधा आरंभ की गई। ऐसा करने वाला दक्षिण भारत का पहला और देश का 8वां उच्च न्यायालय ये बन गया है। नई प्रणाली में उच्च न्यायालय में केस फाइल करने के लिए स्टॉम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। तो 23 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? किसके तहत किया गया है? भाग 3 के अंतर्गत। गोपनीयता मतलब निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, और गोपनीयता का अधिकार मतलब राइट टू प्रिवेसी के संदर्भ में दायर याचिका पर अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के उस टाइम जो मुख्य न्यायाधीश थे JS खेयर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। ठीक है, और पीठ ने यह निर्णय दिया था कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक स्वाभाविक अंग है। तो 25 में क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। किसके अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत आता है। प्रश्न 26 है, एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 27 है, नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यता आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। ये इस विकार को क्या कहते हैं? इस विकार को कहते हैं जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? हीलियम क्रायोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। ये क्या है? परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए एक सामान्य घटक है। तो क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हीलियम सही है। प्रश्न नंबर 29 है, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? देखिए 29 में आपका प्रश्न जो पूछ रहा है इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 480। देखिए एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है, और यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने हो जाएंगे? 480 हो जाएंगे। तो क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब देखिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि डैश प्रति अम्लों का एक घटक है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3 प्रति अम्लों का एक मुख्य घटक है। ठीक है, तो देखिए आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। जो UPSSC पैट 2023 के एग्जाम के लिए हम 30 प्रश्न करते हैं जीके के, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।